This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. Hour has struck and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. Inqilab Zindabad. Azad Hind Zindabad. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनकी गायब होने की घटना ने कई सवाल और सिद्धांतों को जन्म दिया। हिटलर के साथ गठजोड़ करने पर उनकी आलोचना क्यों हुई? क्या वो वाकई जापान के हाथों भारत को सौंप देते? उनका सपना कभी भारत का प्रधानमंत्री बनने का नहीं था। वे सिर्फ एक स्वतंत्र और अखंड भारत चाहते थे कि धर्म जब राजनीति में प्रवेश करता है तो चाहे वितरण कितना भी संरक्षित लगे, हमेशा ईश्वर और अल्लाह को लेकर विवाद होते रहे। दिन 21 अक्टूबर 1943, जगह सिंगापुर का कैथे हॉल खचाखच भरा हुआ था। साउथ ईस्ट एशिया के कोने कोने से स्वतंत्रता सेनानी इकट्ठा हुए थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए। जो काम कई कोशिशों के बावजूद अब तक नामुमकिन था, वो अब सच होने वाला था। ऐसे ऐतिहासिक पल को मुमकिन बनाने वाले महान नेता ने ऐसा जोश भरा था कि हर भेदभाव मिट गया था। धर्म, जाति और राजनीति की दीवारें गिर चुकी थी। लोग उनके आने से प्रेरित होकर पूरे जोश से नारा लगा रहे थे, जय हिंद। उनके शब्द किसी के भी दिल में आजादी का जुनून भर देते थे। उन्होंने पूरे जोश के साथ ऐलान किया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने सशक्त शब्दों से दिल्ली चलो का आह्वान किया। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए खुद को उसका प्रधान सेनापति घोषित किया। इस सरकार को अर्जी हुकूमते आजाद हिंद यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का नाम दिया गया। उनकी प्रेरक और जोशीली बातों का इतना गहरा असर हुआ कि आजाद हिंद फौज में लोग बड़ी संख्या में शामिल होने लगे। एशिया की पहली महिला सेना रानी झांसी रेजिमेंट का गठन भी इसी आंदोलन का हिस्सा था। लोग अपनी जान, अपनी संपत्ति, सब कुछ आजादी के संग्राम में समर्पित कर रहे थे। ये भारत वह नहीं था जो सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और बंटवारे की चुनौतियों से घिरा था। ये भारत वह था जो नेताजी का सपना था, आजाद हिंद यानी एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी देश। कुछ समय के लिए भारत का झंडा अंडमान निकोबार, मणिपुर और नागालैंड की धरती पर फहराया गया। इस सरकार का अपना न्यायालय, पीनल कोड, डाक टिकट और राष्ट्रीय ध्वज तक था। जापान, जर्मनी, इटली, थाईलैंड, बर्मा और अन्य कई देशों में इस सरकार को मान्यता प्राप्त हुई। यह पल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय था। हालांकि कोई संविधान नहीं था, ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि नेताजी चाहते थे कि जैसे ही देश आजाद हो, यह अस्थायी सरकार खुद खत्म हो जाए। इसके बाद एक लोकतांत्रिक सरकार बने जिसे देश की जनता चुने। उस लोकतांत्रिक सरकार बनने से पहले देश का नियंत्रण आजाद हिंद सरकार की सेना के हाथों में रहता। नेताजी की योजना थी कि लोग सेना की ट्रेनिंग लें, फौज में शामिल हों और ब्रिटिश शासन और उनकी हर चीज को देश से निकाल बाहर करें। नेताजी कहते थे कि हर इंसान को अपनी निजी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मतभेद भुलाकर आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ना चाहिए। हर चीज देश के लिए समर्पित होनी चाहिए। ये उनकी स्पष्ट सोच थी। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना कभी पूरा नहीं हो सका। 1945 में उनके रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद भारत में दशकों तक चर्चाएं और अफवाहें चलती रही। नेताजी वापस आ रहे हैं, वो देश का नियंत्रण संभालेंगे, सब कुछ बदल देंगे, वो किसी और रूप में लौटे हैं और सही वक्त आने पर सबके सामने आएंगे। ये बातें सिर्फ अफवाह नहीं थी,
कुछ साल पहले तक भी ऐसी बातें सुनाई देती थी और आज ये बातें सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई हैं। लेकिन सवाल आज भी अधूरे हैं। अगर नेताजी स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या होता? उनकी गायब होने की घटना ने कई सवाल और सिद्धांतों को जन्म दिया, लेकिन उनके सार्वजनिक बयानों और उनके कार्यों को देखें तो यह साफ हो जाता है कि बतौर नेता उनका क्या दृष्टिकोण होता। दरअसल नेताजी ने ही देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यकीन नहीं आता? अगर उनकी योजना इतनी ही मजबूत थी तो आज देश में इतनी समस्याएं क्यों हैं? क्या उनकी योजनाओं को कभी लागू किया गया? हिटलर के साथ गठजोड़ करने पर उनकी आलोचना क्यों हुई? क्या वो वाकई जापान के हाथों भारत को सौंप देते? आइए इस महान नेता की सोच को एक्सप्लोर करें और जानें कि आजादी के बाद वो देश को किस दिशा में ले जाते हैं। अक्टूबर 1938 में दिल्ली में हुई ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी की बैठक में नेताजी ने यह बताया कि आजाद भारत की सरकार कैसे चलनी चाहिए। फरवरी 1938 में जब वो हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इस योजना पर काम करना शुरू किया। हालांकि कांग्रेस प्लानिंग कमेटी 1936 में बनाई गई, लेकिन उसे उस वक्त तक नजरअंदाज किया जा रहा था। नेताजी के आते ही ध्यान खादी और कुटीर उद्योगों से हटकर बिजली उत्पादन, कार निर्माण और स्टील उद्योग जैसे आधुनिक उद्योगों पर गया। उन्होंने सिर्फ योजना बनाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, उन्होंने वैज्ञानिकों और उद्योगपतियों के साथ समितियां बनाई, बैठकें की और इन योजनाओं को अमल में लाने के लिए इंडस्ट्रियल स्कूल्स की शुरुआत की। उनकी इन योजनाओं की सराहना कई प्रमुख हस्तियों ने की, जैसे वीवी गिरी, अंबालन साराभाई और मेघनाथ साहा। उनके विचारों का जिक्र नेहरू की मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी दिखाई देता है। नेताजी के कई आइडिया बाद में भारत के 5 ईयर प्लान्स में दिखाई दिए। उदाहरण के तौर पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिसे आज डीवीसी कहा जाता है, जिसे मेघनाथ साहा ने पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए डिजाइन किया था। एक और उदाहरण है उद्योगीकरण का, जिसके लिए अंबालाल साराभाई ने काम किया। यही प्रयास आगे चलकर उनके बेटे विक्रम साराभाई की अगुवाई में इसरो के नाम से जाना गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए नेताजी ने जवाहरलाल नेहरू को चुना था। हालांकि नेहरू और नेताजी के रिश्ते को लेकर कई अफवाहें फैलाई जाती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के बीच गहरा सम्मान था। 1928 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा, जिसे नेताजी और नेहरू दोनों ने पूरा समर्थन दिया। वहीं नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू और कुछ अन्य नेताओं ने डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेहरू और नेताजी इन दोनों ही ने इसका जोरदार विरोध किया। नेताजी और नेहरू ने कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी गुट भी बनाया था, जो कई लोगों के लिए विवाद का कारण बना। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में नेताजी अध्यक्ष चुने गए। हालांकि उन्होंने चुनाव जीत लिया था, लेकिन गांधी जी ने नेताजी के विचारों को नकार दिया। इसके बाद नेताजी ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। कुछ साल बाद जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली तो अपनी एक ब्रिगेड का नाम उन्होंने जवाहर ब्रिगेड रखा। यह एक तरह से नेहरू जी के प्रति उनकी प्रेम भावना और सम्मान को दर्शाता है। लेकिन तब तक स्थिति बदल चुकी थी। नेताजी का नाम धीरे धीरे नेशनल प्लानिंग कमेटी से हटा दिया गया और उसकी जगह आजादी के बाद प्लानिंग कमीशन बना। नेताजी की बनाई योजना में बदलाव किए गए। क्या आज का भारत भी उसी बदलाव का नतीजा है? यह सवाल विवादास्पद हो सकता है, लेकिन यह सही है कि नेताजी की राष्ट्रीय योजना में भारत के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण विचार और सुझाव छिपे हुए थे। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने नेताजी की काफी आलोचना की। दरअसल नेताजी ने ब्रिटिश विरोधी देशों से हाथ मिलाने का फैसला लिया और यही उनकी आलोचना का मुख्य कारण बना, खासकर हिटलर से मदद लेने का फैसला। लेकिन यह बात अक्सर भुला दी जाती है कि कांग्रेस के नेता जो उनकी आलोचना कर रहे थे, दरअसल वही
ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन में खड़े थे। ये वही ब्रिटिश थे जिन्होंने भारतीयों पर क्रूरता का पहाड़ तोड़ा था और उसी ब्रिटिश साम्राज्य को कांग्रेस नेताओं ने विश्व युद्ध में समर्थन दिया था। जो बात बहुत सी किताबों में नहीं लिखी गई है वह यह है कि नेताजी जब हिटलर से मदद मांगने गए थे तो उनकी मुख्य मांग यह थी कि भारत को एक स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। हिटलर ने पहले इस मांग को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए नेताजी कोई समझौता करने के लिए तैयार भी नहीं हुए। रूस और जर्मनी के बीच युद्ध की घोषणा के बाद स्थिति बदल गई। हालांकि जर्मनी ने उनकी मांगों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया, फिर भी नेताजी को स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधि बनाकर बर्लिन रेडियो से प्रसारण करने की इजाजत दी गई। साथ ही रोम और पेरिस में फ्री इंडिया सेंटर्स खोले गए। ऐसा माना जाता है कि नेताजी अपनी सेना के साथ जर्मनी से भारत पहुंच सकते थे, लेकिन जब जापान ने ब्रिटेन से युद्ध की घोषणा की तो उनका विचार बदल गया। जून 1942 में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सम्मेलन में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए का कार्यभार संभालने का निमंत्रण मिला। इस मौके पर नेताजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर जापान जाने के लिए एक पनडुब्बी यात्रा करने का साहसिक निर्णय लिया। यह यात्रा 93 दिन तक चली और यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी से भी ज्यादा रोमांचक थी। नेताजी ने अज्ञात रास्तों और मुश्किल हालातों के बावजूद इस यात्रा को पूरा किया, क्योंकि वे भारत की आजादी के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। इस बीच उनके आलोचक क्रिप्स मिशन की असफलता पर चर्चा में मशगूल थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारत का समर्थन प्राप्त करना ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी मदद मिल सके और साथ ही भारत में सेल्फ रूल के लिए जो मांगे उठ रही थी उन्हें हल किया जा सके। लेकिन यह मिशन पूरी तरह से नाकाम रहा। मिशन में चुनाव और डोमिनियन स्टेटस का वादा किया गया था। साथ ही प्रांतों का विभाजन और पावर ट्रांसफर की बात भी की गई थी, लेकिन भारतीय नेताओं ने इसे ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक चाल समझा और इसे नकार दिया। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को निराशाजनक माना, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए स्पष्ट समर्थन नहीं दिया गया था। जापान पहुंचने के बाद कुछ आलोचकों ने नेताजी पर यह आरोप लगाया कि वे भारत को जापान के हवाले करना चाहते हैं। उनका तर्क था कि अगर ऐसा नहीं है तो आईएनए और जापानी सेनाएं एक साथ क्यों लड़ रही हैं? लेकिन हकीकत कुछ और थी। जापान पहुंचकर नेताजी ने जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो से मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री तोजो ने खुलकर यह ऐलान किया, जापान पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि भारत से ब्रिटिश प्रभावों को खत्म करने में हर संभव मदद करेगा और भारत को सच्चे मायनों में स्वतंत्र बनने में सहयोग देगा।